फिरंगी की दौलत ने सब कुछ खरीदा, हुक्मरान खरीदे, बागबान खरीदे, तुम्हें भी खरीदा, मुझे भी खरीदा। 75 बरस से गुलामी में हैं हम, गिरवी है सब कुछ, नाकामी में हैं हम। मकरूज बच्चे जन्म ले रहे हैं और कर्जों पे कर्जे हम ले रहे हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त जो आटे की प्राइस है वो एक गरीब से गरीब बंदे भी वो उसको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त आटे पे कल एक वाकया हुआ है जहाँ पे एक बंदे की आटे की हसूल के लिए उसकी मतलब वो जान से गया है। एक बंदे को पावर मिली है और वो कुत्ता बन जाता है। इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे जमहूरियत होती है, जहाँ पे लोगों को पता होता है कि थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे लोगों को पता होता है कि हम अगर इधर इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंट्री हमारे पैसे की हिफाजत करेगा। लेकिन पाकिस्तान में सबसे मैं ट्रस्ट पे आ जानी है एंड अल्टीमेटली मेरे पास पैसे पड़े हुए ना, मैं कभी भी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट करके इस पाकिस्तान पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, IMF की चीफ ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ ने IMF की चीफ को जिनीवा कॉन्फ्रेंस में मुलाकात की दावत दी थी, जिस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो पर्सनली तो नहीं आ सकती लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगी। और इस मुलाकात का मकसद जो था वो पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए फ़ंड्स लेना था। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान बार बार फ़ंड्स के लिए IMF की तरफ झुकता है। और इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने आज तक कितनी बार IMF से कर्जा लिया है या फंड्स लिए हैं, तो आइए इसी पर बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब है। हसीब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हसीब, आज हम जिस टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको पता होगा कि IMF की चीफ ने शहबाज शरीफ से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ ने उन्हें इनवाइट किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जनेवा कॉन्फ्रेंस में वो आएँ, वहाँ पर उनसे मुलाकात हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगी। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये मामला बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप अगर देखें कि जिस तरह से पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, जरदारी ख़ानदान आया या ये जो शरीफ ख़ानदान है, इनकी जो इंटरनेशनल रिप्यूट है ना वो बड़ी ख़राब है, क्योंकि पनामा पेपर्स में वो किसी पाकिस्तानी ने वो काम नहीं किया था। इंटरनेशनल पेपर एक पब्लिश होता है जिस पे इनकी करप्शन पे, इनके जो बैरून मुल्क जायदादें हैं और इनके जो पाकिस्तान से पैसा दूसरे मुल्कों में मुंतकिल करने के तरीके हैं, उन पे दुनिया ने तबसरे किए। और सिमिलरली जो जरदारी था, जरदारी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी उसकी करप्शन पे, उसके जो फेक अकाउंट्स थे और वो जिस तरह से वो सारे कभी पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे आ जाते थे, कभी दही बल्ले के अकाउंट में पैसे आ जाते थे। तो ये सारी चीज़ें दुनिया जो है अब मोनिटर करती है। अब पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तौर पे एक बड़ा मजबूत मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है और बड़े सारी जो दुनिया है उसमें इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन वाइज इसको अमेरिका को भी इसकी ज़रूरत है, चाइना को भी इसकी ज़रूरत है, इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो दुनिया ने इनके जो पॉलिटिशियंस थे या जो इस मुल्क की बागडोर संभालने वाले लोग थे उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया, उन्होंने तबसरा करना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह से किस किस मुल्कों में इनकी नेशनैलिटीज़ हैं, किस किस मुल्कों में इनकी जायदादें हैं, पाकिस्तान में इनके असासे कितने हैं, इनके केसेस कितने चल रहे हैं। तो वो इनके जो एक नंबर ऑफ केसेस थे ना, तो यहाँ पे आप एक बड़ा कॉमन पॉइंट आ चुका है कि जिस तरह अब ये जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकल के सड़कों पे आ जाते हैं, इनके खिलाफ एहतजाज होता है, ये जहाँ पे भी जाते हैं इनके ऊपर पब्लिक को ट्रस्ट नहीं रहा। सिमिलरली दुनिया के जितने भी इदारे हैं वो इन पे ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि अच्छा आपको अगर हमारी IMF की पिछली आपने देखा कि पाकिस्तान अभी तक 23 प्रोग्रामों में जा चुके हैं, 23वां प्रोग्राम चल रहा है IMF के साथ हमारा 1947 से अब तक। अब उसमें आपने ये देखा कि जब लास्ट टाइम IMF के साथ इनकी, क्योंकि ज़ाहिर है IMF अपनी कंडीशंस अपनी स्टिपुलेशंस रखता है, उनके अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना होता है, अपनी सारी जो टैक्सेस हैं वो लगाने होते हैं, एनर्जी की प्राइसेस, तेल का हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ा के हमें आवाम पे टैक्स उसके लगाने होते हैं, तो फिर हमें कोई पैकेज मिलता है। अब वहाँ पे उन्होंने एक शर्त रखी कि आप ऐसे करें, आपकी जितनी भी काबीना है या आपके जितने भी मिनिस्टर्स, आपके जितने भी गवर्नमेंट में लोग हैं, उनके जो असासे हैं उनको डिक्लेयर करें। इस गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बन गया, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते कि इनके जो असासे हैं वो डिक्लेयर हों। जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरोज़ हैं, वो पाकिस्तान में आके इनके सब नेटवर्क्स को बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि आजकल जब से मोबाइल फ़ोन आया है तो इट हैज़ बिकम
सीरियसली इस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाने का मकसद भी यही था ताकि जो पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तबाहियां हुई हैं उसके लिए फंड्स लिए जाएं। आपको लगता है कि अभी तक सैलाब आने के बाद जितने भी फंड्स इकट्ठे हुए हैं वो उन सैलाब ज़दगान इलाकों में पहुंचे हैं, उन लोगों तक पहुंचे हैं? आप वहां पर जाके देखें, वो लोग फाकों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको नहीं पता उनके बच्चे किधर हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स किधर हैं, किस तरह मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं और वो फंड्स कहाँ जाते हैं। और मेरा सवाल ये कि अब तक वो फंड्स कहाँ गए जो सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए लिए गए, उन तक क्यों नहीं पहुंचे? अच्छा, इसी तरफ मैं आ रहा था कि अब जो जिनीवा कन्वेंशन हो रही है इसमें भी एक जो सैलाब वाला पॉइंट ऑफ व्यू था, एक इन्वायरमेंटल, जो हमारे यहाँ कभी इन्वायरमेंट की वजह से सैलाब आते हैं। आपको पता है कि सारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी फेस कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट पिच किया, जो थी शीरी रहमान में यूनाइटेड नेशन में ये बात की कि देखें, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिस तरह कि अमेरिका और चाइना है, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो क्लाइमेट को ख़राब करते हैं और जो सफ़र है वो पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ करते हैं। इंडिया भी तो तरक्की कर रहा है, चीन हमारा हमसाया मुल्क है, वो भी तो तरक्की कर रहा है, उनकी वजह से भी तो पॉपुलेशन हुई है ना। मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ कि इंडिया और चाइना और अमेरिका और इंडिया इस खित्ते में है, लेकिन जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट होता है वो ओवरऑल पूरे ग्लोब पे होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ये तो पूरी दुनिया को घेरे हुए है ना। तो उसने वो पूरे, जब इससे आपने देखा कि जानवर मरने शुरू हो गए, जंगलात को काटना इन लोगों ने शुरू कर दिया, और इसी तरह अब सैलाब आने शुरू हो गए और मुख्तलिफ किस्म की, ये जिस तरह अब कोविड को भी कई लोगों ने क्लाइमेट से इसको जोड़ा है। अच्छा, खैर, अब जिनेवा कन्वेंशन में इस गवर्नमेंट का प्लान ये था कि हम सारे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे हम बैठ के IMF के चीफ से बात करेंगे कि आप हमें इस जो सैलाब है इसकी आड़ में मज़ीद कर्जे दें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो अब हमारे अकाउंट में जो पैसे रह गए ना वो इतने कम रह गए हैं, कुछ सिर्फ दुनिया ने जो अपना रखा हुआ है ना, रिजर्व रखा हुआ है हमने, लेकिन सऊदीया से कुछ लिया हुआ, कुछ चाइना से लिया, वही रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो चुका है। और पाकिस्तान ऑन द वर्ज ऑफ क्लैप्स, आपने वो देखा होगा कि ऑन वर्ज ऑफ डिफॉल्ट हम पहुँचने वाले हैं। वही मैं बात आपसे कर रही हूँ कि गरीब आदमी, जब कॉमन आदमी मरता है तो इनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, ये उनके चक्रों में फंड्स लेते हैं, बाद में दुबई में, लंदन में जाके अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं और बच्चों की अपनी बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की फीसें अदा करते हैं और आम आदमी मर जाता है। ऐसे ही। अच्छा, अब आपने बात की थी कि जो सैलाब ज़दगान है, सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड्स इंटरनेशनली आए, आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान का बलोचिस्तान में एक जलसा होता है और उसमें जो सैलाब ज़दगान के लिए खेमे दिए गए थे वो नीचे बिछाए गए। अब ये दुनिया सारी चीज़ें देख रही है, हर चीज़ मोनिटर हो रही है, तो वो फिर जो इस तरह की चीज़ें ये पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब करती हैं। हमारे यहाँ दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है कि हमें आज तक यही नहीं पता चला कि हमने आर्मी चीफ से बात करनी है या प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो IMF के पास आज तक कितनी दफ़ा कर्जों के लिए गया है? जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारे मुल्क के हालात ज़रा से ख़राब होते हैं, हम भाग के IMF के पास चले जाते हैं कर्जा लेने के लिए। पहली बात तो ये कि हम कर्जा उतारते नहीं है, कर्जे पे कर्जा ले लेते हैं और फिर जो कर्जा जिस मकसद के लिए लेते हैं वो भी पूरा नहीं होता। तो मुझे बताएं कि इंडिया क्यों नहीं कर्जा लेता? जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, 1993 के बाद इंडिया ने कभी भी IMF से कर्जा नहीं लिया, कोई फंड्स नहीं लिए। अच्छा, इसमें ना दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, समझने वाले हैं। एक तो ये कि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे जमहूरियत होती है, जहाँ पे लोगों को पता होता है कि थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे लोगों को पता होता है कि हम अगर इधर इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंट्री हमारे पैसे की हिफाजत करेगा। लेकिन पाकिस्तान में सबसे मैं ट्रस्ट पे आ जानी है एंड अल्टीमेटली मेरे पास पैसे पड़े हुए ना, मैं कभी भी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे या ये जितनी भी जमातें हैं जो पहले इधर अपना आप हमें दिखा चुके हैं, मैं उन पे कभी भी ट्रस्ट करके इस पाकिस्तान पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा। इसीलिए जितने भी सरमायादार हैं उनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनकी ऑफशोर कंपनियाँ हैं, उन्होंने सारी जायदाद अपनी दूसरे मुल्कों में, यूरोप में, अमेरिका में, इधर उधर वो सारी शिफ्ट की हुई है। अच्छा, अब जो ट्रस्ट डेफिसिट है इस मुल्क में, सबसे पहले लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ है। लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ की वजह से हमें ट्रस्ट नहीं होता किसी पे, क्योंकि हमें पता है कि इधर मेरे साथ अगर कोई मिस हैप हो जाता है तो वो जो ताकतवर आदमी है वो अच्छा वकील करेगा और उसमें से निकल जाएगा। फंसेगा तो एक गरीब आदमी फंसेगा तो वो मेहनती आदमी फंसेगा जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इंडिया था, इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो ताकतवर ख़ानदान थे, जिस तरह अंबानी ख़ानदान है, मुकेश अंबानी का नाम आपने सुना होगा, वो बड़ा पुराना एक जिसको कहते हैं जद्दी पुश्ती, वो अमीर ख़ानदान है, उनके पास इतना पैसा है कि वो जो उनकी गवर्नमेंट है, इस तरह के और भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि अपनी गवर्नमेंट को, जब भी मुल्क उनका किसी माली बहरान का शिकार होता है तो वो लोग अपने मुल्क की मदद करने के लिए अपना पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडिया में रखवा देते हैं, उससे उनका मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और अब आपको मैं बताऊं कि इंडिया जो है, इंडिया के जो फिगर्स या फैक्ट्स आ रहे हैं उनके, अभी आपने देखे हैं जो उनके रिजर्व्स हैं वो 576 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं उनके, और हमारे पास क्या है? हम अभी मतलब हमारे पास 6 बिलियन डॉलर भी पूरा नहीं है। हम बिल्कुल ही वो बुरे हालात से गुजर रहे हैं, और इसका जो अल्टीमेटली नुकसान है वो पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है। और जो ये IMF के प्रोग्राम्स हैं, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की ग़ुलामी है, ये पाकिस्तान को बड़ा दूर ले जाएगी। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत करें। आपने देखा कि जो पाकिस्तान में, मैं एक पॉइंट आपको बताने लगा हूँ जो जिसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में 4% ग्रेजुएट्स हैं, 39% बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, लेडीज़ की तादाद इससे भी ज़्यादा है, और 39% अब जो गांव एरिया में आबादी रहती है वो 65% रहती है। गांव एरिया में जो स्कूल है उससे आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हर साल पैदा होते हैं ना, वो 2 करोड़ 30 लाख बनते हैं। 2 करोड़ 30 लाख बच्चा हर साल तालीम से महरूम हो जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये होगा जो पाकिस्तान का एसेट है, जो यूथ है, जो पोटेंशियल है, उसको हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे कि वो कुछ कर सकें। अब उनमें से, यानी कि ये सारे तो ज़ाया हो रहे हैं ना, उनमें से भी कुछ निकल आते हैं मेरे जैसे, वो 4% हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। अब वो ग्रेजुएट्स जब आए तो उनमें से आपने देखा कि 7,65,000 वो भी मुल्क छोड़ गए, और 15 लाख एप्लीकेशन अभी पाइपलाइन में पड़ी हुई है, दे आर अबाउट टू लीव द कंट्री। तो इससे नुकसान होता है ये है कि आपका जो पोटेंशियल है, आपकी यूथ है जिन्होंने इधर बैठ के इनोवेशन करनी थी, एंटरप्रेन्योर बनना था, इन्होंने इधर की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी थी, वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। तो पीछे क्या बच रहा है? पीछे बच रहा है कि आप कर्जा लें और लोगों की रोटी पूरी करें। आटे की लाइनों में लग के लोगों की जाने लग गई हैं इधर। जिन्होंने अपने कपड़े बेच के आटा लेके देना था, वो आज जो है ना वो लोगों की वो देख रहे हैं। तो इसका जो है ना, मैंने इस पर एक लिखा था कि ये बड़े एक दुख की बात है कि फिरंगी की दौलत ने सब कुछ ख़रीदा, हुक्मरान ख़रीदे, बागबान ख़रीदे, तुम्हें भी ख़रीदा, मुझे भी ख़रीदा, 75 बरस से ग़ुलामी में हैं हम, गिरवी है सब कुछ, नाकामी में हैं हम, मकरूज़ बच्चे जन्म ले रहे हैं और कर्ज़ों पे कर्ज़े हम ले रहे हैं। आपका नाम? उसामा। खुबैब। अच्छा, आपको पता होगा कि IMF की चीफ ने शहबाज शरीफ से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में उनको दावत दी थी कि वो आएँ और मुलाकात करें वहाँ पर डिफरेंट लोगों के साथ, और इस मुलाकात का पर्पस भी डेफिनेटली आपको पता होगा कि IMF से सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए फ़ंड्स लेना था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। वो कह रही थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो पर्सनली कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकती। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो ये कि IMF से मिलने की ज़रूरत हमें इसलिए थी, हमें कर्जा चाहिए था। सैलाब से ज़्यादा हमें अपने जो हमारा लोन था उसकी हमें आप कह लें कि एक्सटेंशन चाहिए थी, ठीक है। क्योंकि हम पिछले 75 ईयर से हम एक इकनॉमिकली अनस्टेबल कंट्री हैं, हम लोन्स पे चलते आ रहे हैं, और 1998 में जब हमारे फॉरेन रिजर्व थे $6 बिलियन, आज भी वही हैं। हमारी GDP तब थी अप्रॉक्सीमेटली कह लें कि आप $60 बिलियन, वो अब $330 बिलियन हो गए, लेकिन हर चीज़ वहाँ पे है। देखें, बात ये है कि हम अभी नीचे हैं, हम इकनॉमिकली स्टेबल नहीं हैं, और हमें उन्हें पता है कि क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने पैसे मांगने हैं और हमारा अब कब तक क्या करेगा, ठीक है। और इसके इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इसके हम किसी पॉलिटिकल को नहीं आ सकते, हम ये सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे आप जर्नल्स कह लें, सारे आप सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इसमें शामिल हैं। कोई भी आके एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आता नहीं है, कोई आता तो इन्हें टिकने नहीं देते, ठीक है। उन्हें पता है इनको मसला है, जो मसला है सिर्फ पैसों का, और पैसा हम जनरेट कर रहे हैं लोन से। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त कम है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। अब ये हाल देख लें कि इस वक्त जो मेडिकल कंपनीज़ हैं उनको LCs, मतलब उनके पास डॉलर्स नहीं है ताकि वो अपने रॉ मटेरियल कर सकें। हमारी मेडिसिन की शॉर्टेज है, हमारी हर चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, हमारी कंपनीज़ मेजर बंद हो रही हैं। सैमसंग ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, और आप कह लें मतलब सारा इस मुल्क में यही हाल। पाकिस्तान के हालात बेहतर कब थे? बेहतर कभी भी नहीं थे। बेहतर शुरू में थे तब जब एक विजन के साथ ये पाकिस्तान बना था। उसके बाद जैसे जैसे आए, सब ने जहाँ जिसको अच्छा लगा, जहाँ उसको मौका मिला, उसने काम किया। तो अब ये 5 दिनों का काम तो है ही नहीं है, इसको एक आप कह लें कि 100 years लगने हैं, क्योंकि इसमें जैसे हम लोग हैं हमें वैसे आगे से हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलती है। तो ये अभी हाल बहुत मुश्किल है कि बहुत इजीली ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि IMF से बार बार फंड्स लेने से क्या हमारे मौशी हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारे कर्जे उतर जाएंगे, और फंड्स जिन लोगों की आड़ में हम लेते हैं, मतलब लाइक सैलाब ज़दगान के लिए अब हम फंड्स लेना चाह रहे हैं, तो पहले भी बड़े फंड्स आए हैं भाई, सैलाब को आए हुए महीनों गुजर गए हैं, तो कहाँ गए वो इतने फंड्स?
आज तक कोई भी फंड्स उन तक पहुंचे हैं? आपने वहां जाके विजिट किया, देखा है वो किस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं? बेसिकली फंड्स वो तो चले ठीक है, वो आते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। जो हम अर्न करते हैं खुद लोगों से, हमारे टैक्स पेयर्स की हमारे वो पैसे हमारे निचले तबके तक जाते हैं। आप ये देख लें कि ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर इस वक्त जो आटे की प्राइस है वो एक गरीब से गरीब बंदे भी वो उसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त आटे पे कल एक वाक़या हुआ है जहाँ पे एक बंदे की आटे की हसूल के लिए उसकी मतलब वो जान से गया है, ठीक है। और ये मसला सिर्फ और सिर्फ इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रहा है कि हम कभी भी IMF के लोन से नहीं कर सकते। हमें अपने हर सरकारी इदारे के अंदर एक्स्ट्रा बंदे बैठे हुए हैं, फजूल की तनख्वाही ले रहे हैं, कोई भी बंदा एक विजन के साथ काम कर ही नहीं रहा। वैसे बड़े अफसोस की बात है, 2 मिनट के लिए मैं आपकी उसी बात पर ठहर गई हूँ कि एक बंदे की डेथ हो गई है आटे के हसूल के लिए। इंडिया अब दूसरी कंट्रीज को वीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? हम एक ज़रखेज़ मुल्क होने के बावजूद हमारे लोग जो हैं वो आटे के लिए मर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। शर्म से डूब मरने का मकाम है कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को आटे के लिए अपनी ज़िंदगी देनी पड़ रही है तो। ये देखिए बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसमें आटा, आपकी मेडिसिन, आपका साफ़ पानी। पाकिस्तान में तो साफ़ पानी नहीं मुयसर होता, ठीक है। आपकी बेसिक चीज़ें जब तक निचले लोगों को नहीं मिली तो उन्होंने तो फिर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की आप कहें सिचुएशन ख़राब होगी। लोग डाके करेंगे, चोरियां करेंगे, जिसका जहाँ मौका मिलेगा वो वहाँ के ख़राब काम करेगा और हम कहेंगे जी हमारी गवर्नमेंट ख़राब है, ठीक है। गवर्नमेंट का इशू आता है लेकिन हम खुद अपने तय हम काम नहीं करते। हम जो बंदा किसी भी अच्छी पोस्ट पर बैठा होगा, जहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि एक बंदे को पावर मिली है और वो कुत्ता बन जाता है, ठीक है। वो ये करते हैं, वो हर बंदे जिसको जितनी पावर मिलती है उसके हिसाब से वो उस हिसाब से उसका ख़राब काम करता है। और ये IMF एक है ही नहीं काम। अब देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो आ चुका है ना, अब इसने पहले भी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को तबाह किया है। देखें जब तक यहाँ पे बिजनेस नहीं होगा, यहाँ पे मुल्क कैसे नीचे तक पावर जाएगी, कैसे? मुझे ये बताएं कि इंडिया ने आज तक कितनी बार IMF के आगे हाथ फैलाए हैं? उन्होंने कितनी बार इंडिया ने कहा है IMF को कि हमें कर्जा दे दो, हमें लोन दे दो? मुझे नहीं लगता, मैंने अपनी होश में रहते हुए अपनी एजुकेशन जो है जितनी मैंने अरसा की है, मैंने कभी इंडिया को IMF के से कर्जा लेते हुए नहीं देखा। मुझे इस बारे में इल्म नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने काम ही लिया है। और देखिए वो ना राइट स्टेप्स ले जाते हैं। जिस तरह पिछले कुछ साल में मोदी आया था, उसने एक स्टेप लिया कि हमने ना नोट बंद करें करेंसी के, ठीक है। तब लोगों ने बड़ा उसको कहा कि जी ये ये ख़राब किया है, लेकिन एट द एंड उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा। अब वो ग्रो कर रहे हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ आ गए ना वो। उन्होंने करेंसी बंद कर दी, करेंसी बंद कर दी। बैंकिंग सेक्टर से कह लें, उनको पता लगा था कि मतलब उनकी इनकम क्या है। यहाँ पे तो डिजिटलाइजेशन है ही नहीं है। लोग को पता नहीं चलता कि आपने बैंकिंग सेक्टर से कैसे ट्रांजैक्शन करनी है। हम हमें हमेशा बढ़ के मारते हैं, हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो कर देंगे, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। भाई पहले अपनी आवाम के साथ हम इंसाफ तो कर लें, उनको रोटी दिलाने के लिए तो हम लड़ लें। हमने इंडिया के साथ चलती चलाती पकड़ के ट्रेड बंद कर दी। कम से कम यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो है रोटी तो सस्ती मिल रही थी ना, सब्जी तो सस्ती मिल रही थी, वो हमने पकड़ के ट्रेड बंद कर दी कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी। बेसिकली इशू आता है पॉलिटिकल। वो कहते हैं कि हम देखें अब यहाँ पे एंटी इंडिया बड़ा एक बिकती है चीज़, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो इस चीज़ को सोचती है कि यार मैं आऊँगा जो भी, वो आके एंटी इंडिया बात करते हैं और थोड़ा सा स्टेप लेते हैं और उसका इफेक्ट नहीं देखते क्या हो रहा है, ठीक है। हमने बहुत से ऐसे गलत स्टेप्स लिए हैं। ये इसका कह लें कि इसको बहुत टाइम लगेगा, इसके पे बहुत अच्छे लोगों को आके बढ़ना काम करना चाहिए। अब अच्छा, हम जो है ना, हम बैठे इंडिया पे बातें करते रहे और इंडिया देखे तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर इंडिया भी हम पे बातें करता, हम पे तनकीद करता या हमें इस तरह दुश्मन मुल्क कहकर हमारे खिलाफ भी सिर्फ यही एक काम में लगा रहता तो आज वो यहाँ पर ना होता। उसने अपनी डेवलपमेंट पे काम किया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को आप देख लें, आए उनका 3रा टर्न्योर चलने वाला है, ठीक है। उन्होंने अपनी मुल्क की मौशियत कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, 3री बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं वो लोग। उन्होंने देखे ना, वही मैं तारा से जिस तरह उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए इकॉनमी के लिए, उन्होंने अपनी इकॉनमी को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके गए। उन्होंने अच्छे लोगों को एट द एंड उन्होंने अपनी कह लें कि फॉरेन जगहों पे आके उन्होंने अच्छे बंदे डिप्लॉय किए जो कि उन लोगों की अपने साथ और अपनी कंट्री के साथ वो कह लें आप लॉयल थे, ठीक है। यहाँ पे मसला आता है हमारे लोगों का, मेरिट नहीं है, गलत लोग बैठते हैं। BCom बंदा पास आके हमारी पार्लियामेंट के अंदर आके हमें कर रहा होता है। तो ये तो एट द एंड ये कि जब पढ़ा लिखा बंदा आएगा नहीं, वो कैसे जाके अगले बंदे से बात कर सकते हैं। हमें अब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह लें कि जो बंदे अब 3-4 बंदे
पिछले कुछ सालों में फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो सके हैं। हर बंदा जाके IMF से अलग डील करता है, वो आखिर किसकी बात पे यकीन करें, ठीक है। ये जाके अपने कह देते हैं हाँ जी हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, जब वापस आते हैं तो कोई भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बातें पूरी नहीं होती, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली वो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट में काम किया है, ना करते करते उन्होंने अपनी आवाम की बेहतरी पे काम किया है, कहीं ना कहीं वो करते रहे हैं। लेकिन देखिए एंटी पाकिस्तान दोनों की बिकता है, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। उसका पता भी चल रहा है कि वो एक अच्छे स्टेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कह लें कि आप आई डोंट थिंक सो कि कुछ सालों में सही हो सकता है काम। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।